रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर्स के हिसाब से तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी छठे चैप्टर की एक्सरसाइज रह जाएगी, वो हम बाद में देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग पहले तो देखेंगे कि कोरिजन के हवाले से मैंने आपको लास्ट टाइम जो पढ़ाया था हफ्ते के लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि कोरिजन होती क्या है, ठीक है। और फिर कोरिजन के दो केसेस मैंने आपको बताए थे, फिर इसके हवाले से इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बताई थी, बड़ी डिटेल से मैंने वहां पे डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि हम कोरिजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोरिजन से बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोरिजन के नुकसान क्या हैं। ये देखा गया है कि कोरिजन जो है वो लोहे को सबसे ज्यादा तबाह करती है, और एक साल में तकरीबन जितनी उसकी प्रोडक्शन होती है उसका एक चौथाई 1/4 पार्ट ऑफ जो है आयरन जो है वो तबाह हो जाता है। किसमें? कोरिजन की मद में। इसका मतलब है कि इट इज therefore necessary to prevent such a damaging process and to avoid this loss, कि हमें ज़रूरत है कि हम इस डैमेजिंग प्रोसेस से अवॉइड करें और अपने नुकसान से बच सकें। अवॉइड का मतलब है लॉस, बच सकें, और लॉस का मतलब है नुकसान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहे की एक चौथाई प्रोडक्शन तबाह हो जाती है हर साल कोरिजन की वजह से। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम कोरिजन के बचाव के तरीके भी अपनाएं ताकि इस डैमेजिंग प्रोसेस से जो नुकसान होता है हम उससे बच सकें। तो आइए कौन से डिफरेंट मेथड है। पहला मेथड यहाँ पे देख लें, सिंपलेस्ट ऑफ देम क्या है कि हम सरफेस ऑफ मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्ट हवा या सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में ना आए। किस तरह? हम उसके ऊपर ऑयल की एक तह जमा देते हैं, या पेंट की, या वार्निश की, या इनेमल। इनेमल वो जो वेदर शीट जो ऊपर शीट सी चढ़ाते हैं, ठीक है, या कोई किसी किस्म का भी कोई ऐसा मटेरियल जो लोहे की सतह को या किसी मेटल की सतह को सराउंडिंग से कांटेक्ट में ना आने दे, ठीक है। और दूसरा मेथड है हम दो धातुओं को मिक्स करके उनके अलॉय बनाकर भी हम जो है वो कोरिजन से बच सकते हैं, अलॉय, ठीक है। और तीसरा मेथड ये है कि हम लोग एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह भी जमा सकते हैं। मतलब लोहे के ऊपर किसी दूसरी मेटल को जमा दें जो सस्ती भी हो और ज्यादा कोरोजन भी उसकी हो सके। इस तरह लोहा कोरिजन से बच जाएगा और वो सस्ती मेटल जो है वो कोरिजन, आगे लिखा हुआ है बाय कोटिंग द मेटल ऑफ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल, कि मेटल की सरफेस के ऊपर एक और दूसरी मेटल को जमा दें जो हमारे लिए सस्ती हो। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए ये प्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेथड है। इसमें दो मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे, टिन प्लेटिंग और जिंक कोटिंग। यानी हम यहाँ पे लोहे के ऊपर टिन की कोटिंग करके भी लोहे को जंग से महफूज कर सकते हैं और जिंक की कोटिंग करके भी कर सकते हैं। जिंक की कोटिंग को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, और टिन की कोटिंग में ये होता है कि कैथोड कोटिंग होती है। कैथोड कोटिंग से क्या मुराद है कि हम आयरन को कैथोड बना देते हैं और वहां पे इसकी कोटिंग कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ टिन प्लेटिंग consist of dipping of clean sheet of iron in the bath of molten tin। ये प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, साफ करके ना लोहे की शीट को टिन के एक बर्तन में जिसमें पिघली हुई टिन मौजूद हो उसमें डाल देते हैं। फिर इसमें से इसको हॉट रोलर में से गुजारते हैं, फिर टिन की एक तह जो है वो उसके ऊपर जमना शुरू हो जाती है। सच प्लेट आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टिन कैन्स। यानी आपने कभी देखा हो कि जो बोतलों के अंदर जो टिन कैन
जो आपके कैंड होते हैं जिसमें आप पाइनएप्पल जो पैक होके आता है या दूध के डिब्बे जो होते हैं उनके अंदर वाली सतह चमकदार होती है। वो चमकदार किस वजह से होती है? टिन की वजह से होती है। ठीक है, यानी ऑयल के कंटेनर्स में भी हम लोग उसके टिन की कोटिंग कर देते हैं या कुछ दूसरे इसी तरह के आइटम के साथ भी हम लोग टिन कोटेड जो बॉक्स है, वो जो डिब्बा है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टिन बड़ा स्टेबल है और प्रोटेक्ट करता है इफेक्टिवली, लेकिन उस वक्त तक जब तक लोहे के ऊपर उसकी जो लेयर है वो कोटिंग जो है वो इंटैक्ट रहे, यानी वो खराब ना हो। अगर किसी ने अंदर से खुर्स दिया या खराब हो गई तो फिर ये बड़ी जल्दी से करोजन हो जाएगी। इफ प्रोटेक्टिव लेयर इज डैमेज, अगर वो खराब हो जाए, आयरन इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, वो मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है और एक तरह का गैल्वेनिक सेल बन जाता है, जिससे क्या होता है कि टिन एक्ट एज ए कैथोड, इसीलिए इसको कैथोड कोटिंग कहते हैं, और आयरन एक्ट एज ए एनोड, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और वो ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम आयरन टू टिन, आयरन से टिन की तरफ, वहां पे डिस्चार्ज होंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पीछे सोल्यूशन में बच जाएंगे पानी के। मॉइस्चर के साथ जब इन कांटेक्ट आएगा ना, तो मॉइस्चर में पानी होता है, डीज हाइड्रोक्साइड किसके साथ? लोहे के साथ मिलकर, जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब लोहे का आयन बन चुका है, उसके साथ मिलकर आयरन का आयन, फेरिक आयन बन चुका है, उसके साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है जो बड़ी तेजी से पानी में हल होता है और फिर वहां से ये निकलता रहता है और आगे इस तरह लोहा जो है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी जंग की सूरत में तबाह होता रहता है। इस तरह इसका मतलब है कि खराब हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम दिस इट कैन बी कंक्लूडेड प्लेटेड आयरन गेट रस्टेड मोर रैपिडली व्हेन प्रोटेक्टिव कोटिंग इज डैमेज। अगर प्रोटेक्टिव कोटिंग डैमेज हो जाए तो लोहा जो है वो जल्दी से करोड हो जाता है देन नॉन प्लेटेड आयरन, यानी कि ऐसा जिसके ऊपर कोटिंग ना की गई हो, प्लेटिंग ना चढ़ाई हो, दूसरी मेटल की प्लेट ना चढ़ाई हो, तो फिर वो प्योर लोहा जो है वो इतना ज़्यादा जल्दी करोड नहीं होता जितना प्रोटेक्टिव लेयर अगर डैमेज हो जाए तो फिर करोड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम आयरन की कोटिंग कैसे करते हैं, आयरन को जंग से बचाने के लिए टिन की कोटिंग ऐसे करते हैं कि साफ लोहे की शीट लेते हैं, ठीक है, और इसको पिघले हुए टिन के बाथ यानी बर्तन में डाल देते हैं, फिर इसको गर्म जो रोलर्स होते हैं उनके दरमियान से गुजारते हैं ताकि जो टिन की तह है इसके ऊपर जम जाए अच्छे तरीके से। और ऐसे प्लेट को यानी ऐसी जो टिन की कोटिंग के लिए कोटिंग करने के बाद जो आयरन होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं तेल के कंटेनर्स को तेल को महफूज करने के लिए, या इस तरह की दूसरी आर्टिकल यानी खाने पीने वाली अशिया को भी हम इससे सेव कर सकते हैं। आपने देखा होगा घी के डिब्बे में भी ऐसा ही होता है कि अंदर की सतह चमकदार होती है और टिन की कोटिंग होती है। अब होता ये है कि ये टिन बड़ा स्टेबल है, उस वक्त तक स्टेबल है, उस वक्त तक मेटल को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करता है जब तक कि वो इंटैक्ट रहे, यानी वो डैमेज ना हो। अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर मॉइस्चर जब एयर के साथ आता है तो एक गैल्वेनिक सेल बनता है जिसकी वजह से टिन कैथोड के तौर पर काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेता है, और आयरन एनोड के तौर पर इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरह आयरन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके टिन की तरफ जाते हैं और वहां पर टिन के पास H पॉजिटिव डिस्चार्ज हो जाता है और सोल्यूशन में OH नेगेटिव बनते हैं। अब जारी बात है इलेक्ट्रॉन देने के बाद आयरन ने भी किस फॉर्म में आना है, फेरिक फॉर्म में, Fe+3 की फॉर्म में, वहां से Fe+3 और OH-1 फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में तेजी से हल हो जाता है और इस तरह जो है वो आयरन को तबाह करता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये नतीजा निकल सकता है कि प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग अगर डैमेज हो जाए तो लोहा जल्दी जो है वो रस्ट हो जाता है, उसकी रस्टिंग जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर नॉन प्लेटेड लोहा हो तो वो इतनी ज्यादा जल्दी रस्ट नहीं होता। प्रोटेक्शन तो है लेकिन प्रोटेक्शन के डैमेज को अगर बचा लिया जाए तो हम लोहे को महफूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जिससे हम जिंक की कोटिंग करते हैं, सेम ऐसे प्रोसेस है, आयरन की साफ शीट लेते हैं, उसको जिंक और लाइट के बाथ में डालते हैं और वहां पर
आयरन शीट को फिर रिमूव करते हैं, फिर इसको वही एयर कूल्ड जिंक के बाथ में डालते हैं, फिर इसको हवा से ठंडा करते हैं। उधर गर्म करने पर टिन की तय जमती है, इधर ठंडा करने पर जिंक की तय जमती है। और इस तरह इन केस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक इज डैमेज, galvanic cell is established in the presence of moisture, iron serve as a cathode। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर आयरन एज ए एनोड काम कर रहा था और टिन एज ए कैथोड, इसलिए कैथोड कोटिंग होगी। और यहाँ पर जिंक एज ए एनोड काम कर रहा है और आयरन एज ए कैथोड। अब इट सर्व एज ए कैथोड, आयरन जो है, और जिंक एनोड के तौर पर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे? जिंक से आयरन की तरफ। जब आयरन की तरफ जाएगा तो जिंक तबाह हो जाएगा, लेकिन लोहा तबाह नहीं होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू आयरन, इसके नतीजे में जिंक डिके हो जाएगी और आयरन रिमेन इंटैक्ट। इसी तरह की कोरोजन को हम कहते हैं सैक्रिफिशियल कोरोजन। के मतलब ये कि यहाँ पे सैक्रिफाइस पेश किया किसने? जिंक ने। और जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन देकर जिंक प्लस में, और आयरन जो है वो महफूज रह जाता है। इस तरह इस गैल्वेनाइजिंग से हम लोहे को बचा सकते हैं, लेकिन जिंक को तबाह कर लेते हैं। और ये प्रोसेस हम वाटर पाइप में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि पानी के जो पाइप्स होते हैं पुराने, आजकल तो प्लास्टिक के पाइप आ गए हैं ना, पहले ग्रीन कलर के हैं। अगर पहले ये होता था कि लोहे के जो पाइप होते थे ना, तो वो उनके ऊपर जिंक की कोटिंग होती थी। वो जिंक कोटिंग जो है वो खत्म हो जाए अगर, तो लोहा खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि जिंक कोटिंग के बदले में हमने लोहे को महफूज कर लिया। लोहा चूंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर सैक्रिफिशियल कोरोजन करेंगे। तो देखें, ये दो मेथड थे, ये मैंने डिटेल से बताया। ऊपर वाले मेथड में आयरन एज ए एनोड काम करता है, कोरोड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जिंक एज एनोड काम करता है और वो कोरोड होता है, इसलिए आयरन बच जाता है, इंटैक्ट रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सैक्रिफिशियल कोरोजन है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ले बच्चों, मुबारक हो, आज आपका केमिस्ट्री का सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह अगर आपको कोई मसले होंगे तो हम लाइव क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे।